मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दक्षिण अफ्रीका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना भी हो गए हैं, जहां पर 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। और ऐसे में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई सारी द्विपक्षीय बैठकों में वो शामिल होंगे। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ उनकी बैठकें भी रहने वाली हैं और कई सारे ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना इसमें लाजमी है। तो कुल मिलाकर कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध जो है यानी बायलैटरल रिलेशंस जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके चलते सुधरते हुए बेहतर होते हुए नजर आएंगे। 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा दौरा जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के लिए, वैश्विक संबंधों के मद्देनजर भी और तमाम जो वैश्विक मुद्दे हैं उनके समाधान निकालने से लेकर उनकी चर्चा करने तक भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात रहने वाली और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। और अब बात करेंगे नेपाल के। नेपाल में सियासी पारा फिर से चढ़ गया है। 2 महीने पहले जहां जेनजी युवाओं के बड़े आंदोलन से सरकार गिर गई थी, वहीं अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इस बार मामला है नेपाल के बारा जिले का, जहां गुरुवार को सरकार को दिन के समय कर्फ्यू लगाना पड़ा। वजह वही युवा पीढ़ी का गुस्सा। बता दें कि नेपाल जो अक्सर अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता रहा है, अब लगातार उथल पुथल का केंद्र यानी मरकज बना हुआ है। बता दें कि बारा जिले में हालात बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा था। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया। यह आंदोलन लगातार दूसरे दिन और ज्यादा तेज हो गया था। प्रदर्शन कर रहे जेनजी युवा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी को लेकर जो है यहाँ पर CPN UML के समर्थकों से भिड़ गए थे, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और एक बार फिर से जेनजी का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो जेनजी और UML कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प देखने को मिली। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ऐसे में नेपाल में एक बार फिर से हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेनजी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और केपी ओली की पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो भिड़ गए। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है हो गया है बीते दिन और आज मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सामाजिक जाति समीकरण साधने की कोशिश यहां पर देखने को मिल सकती है। आज सीएम समेत 26 विधायकों ने कल सीएम समेत 26 विधायकों ने शपथ ली थी और ऐसे में सामाजिक जाति समीकरण साधने की कोशिश आपने देखी किस तरीके से की गई। हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास जो है मंत्रिमंडल में किया गया और ऐसे में बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किसके हाथ कौन सा मंत्रालय यहाँ पर आएगा। सामाजिक जाति समीकरण साधने की कवायद जो है बीते दिन से शुरू हुई थी और बीते दिन सीएम समेत कुल 26 विधायकों ने शपथ ली। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही भव्य रहा, जहां पर शक्ति प्रदर्शन एनडीए का देखने को मिला और ऐसे में आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा आज के दिन जो है होने वाला है। तो बड़ी खबर बिहार से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिन के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मंत्रालयों का बंटवारा होना है। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बेहद ही खास रहा। शक्ति प्रदर्शन जहां पर एनडीए के तमाम बड़े चेहरे और जीत का गमछा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर नजर आए, तो बेहद ही खास ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह रहा।
जहां पर प्रचंड जीत हासिल करने के बाद एनडीए के हौसले जो है बुलंद नजर आए। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर एक खबर है। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, रिजिजू ने भी सभी फ्लोर दलों के नेताओं को पत्र इसके बाबत लिख दिया है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। तो केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई है और ऐसे में 30 नवंबर को सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी। ऐसे में आप समझिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसे में शीतकालीन सत्र को लेकर जो है विपक्ष पूर्ण रूप से हमलावर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि केंद्र सरकार के जो शीतकालीन सत्र से पहले जो है विपक्ष तैयारी ये भी कर रहा है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया जाएगा। और ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष इस दौरान हमलावर होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लेकर विपक्ष जो है पूर्ण रूप से पहले से ही काफी ज्यादा हमलावर होता हुआ नजर आया है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें अपील विपक्ष से भी की जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से शीतकालीन सत्र को जो है चलने दिया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर एक खबर है। आज से राज्य भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की कवायद तेज होते हुए खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज से राज्य भर में निकाली जाएगी और ऐसे में पूर्ण रूप से यहां पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का होना, आपने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार में भी कांग्रेस की ओर से निकाली गई, किस तरीके से वहां पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज से शुरू हो रही है और राज्य भर में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास यहां पर इनकी ओर से किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बंगाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में बम मिले हैं। पुलिस ने 85 बम यहां से बरामद किए हैं। 85 बम को डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बंगाल से, जहां पर भारी मात्रा में बम मिले हैं और पुलिस ने 85 बम यहां पर बरामद किए हैं। इन सभी 85 बमों को डिफ्यूज किया गया है। ऐसे में इसके पीछे क्या कुछ साजिश इनकी थी, ये पता लगाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद जो कि लगातार अब सुर्खियों में रहा, यहाँ पर जिस तरीके से विवाद रहा और हिंसा भी यहाँ पर भड़की, और इसके बाद अब एक बड़ी खबर यहाँ से यही है कि भारी मात्रा में यहाँ से बम मिले हैं। पुलिस ने 85 बम यहाँ से बरामद किए हैं। 85 बम को डिफ्यूज किया गया है। कोई भी ऐसी हताहत की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। सभी बमों को यहाँ पर डिफ्यूज कर दिया गया है। 85 बम जो यहाँ से मिले, इन सभी को डिफ्यूज करने का काम किया गया है। और ऐसे में मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर बम मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार है। बवाना की बात करें तो AQI 431, अशोक विहार में AQI 412 और ज्यादातर इलाकों में दिल्ली के AQI 400 के पार ही बना हुआ है। यानी आप समझिए कि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। अशोक विहार में AQI
412, जहांगीरपुरी में AQI 433, बुराड़ी में AQI 404 दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार की बात करें तो AQI 416 है, विवेक विहार में AQI 414 दर्ज किया गया है, रोहिणी में AQI 423, वजीरपुर में AQI 442 दर्ज किया गया है। यानी आप इससे समझिए कि हालात इस समय बेहद ही संवेदनशील बने हुए हैं प्रदूषण के मद्देनजर, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, ये वो AQI है जो कि हमने दिवाली के जस्ट बाद देखा था। दिवाली के बाद भी AQI 400 के पार था, लेकिन अब दिवाली को इतना समय बीत चुका है और ऐसे में बीच में तमाम प्रोटोकॉल्स भी लागू किए जा चुके हैं कि पानी का छिड़काव जगह जगह किया जाए, पुराने वाहनों की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी जाए, लेकिन इसके बावजूद हालात जो हैं जस के तस अभी भी बने हुए हैं। बवाना में AQI 431 है, आनंद विहार में AQI 416 है, विवेक विहार में AQI 414 है। यानी सभी इलाकों में 400 से ऊपर AQI का होना एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा दिल्ली की हवा खराब हो रही है। और इसके चलते सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है उन लोगों को आ रही है जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको श्वास संबंधी बीमारियां हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। नई दिल्ली में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने भी स्टॉल लगाए हैं। यहाँ प्रदर्शित ऑर्गेनिक दालें और हाथों से बने हुए सामान लोगों को खासा पसंद आ रहे हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में चल रहे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लखपति दीदियों की धूम है। मेले के पहले 5 व्यावसायिक दिन में स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को लाखों रुपए के ऑर्डर मिले हैं। लखपति दीदियां ग्रामीण भारत के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला लेकर आई हैं। इन्हें हथकरघा से बने कपड़े, हस्तशिल्प, घरेलू सजावट, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन, मसाले, जैविक दालें, शहद, बाजरा आधारित स्नैक्स और क्षेत्रीय पकवान जैसे उत्पाद शामिल हैं। मैंने 2016 में 100 रुपए से स्टार्टिंग की थी। समूह की भी बचत भी 100 रुपए थी हमारी, और जो है 100 रुपए से ही हमने फूड का बिजनेस शुरू किया था। आज हम लाखों में कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास। हम बाजरे के, ज्वार के, रागी के, इस तरह के लड्डू, नमकीन, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और काफी प्रोडक्ट मिलेट्स में हम बना रहे हैं, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ा है और महिलाओं को काम मिला है। पहले महिलाओं के पास पैसा नहीं होता था, परिवार से पैसा मांगना पड़ता था। आज वो खुद आत्मनिर्भर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और जो है पशुपालन में भी काम कर रही हैं, खेतीबाड़ी में भी काम कर रही हैं। उद्यमी महिलाओं का कहना है कि लखपति दीदी जैसी योजनाओं और सरस आजीविका मेला जैसे मंचों से उन्हें आर्थिक आजादी और खुले फैसले लेने का आत्मविश्वास मिला है। मैं पिछले 16 महीने से सखी मंडल में जुड़ी हुई हूँ और 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि हमें इसमें मेला भी मिलता है, लोन भी मिलती है। अगर हम इसमें लोन लेते हैं और इस पे कोई कारोबार शुरू करते हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए मुझे लोन भी मिला और मैंने छोटा सा अपना कारोबार भी किया है और आज मैं यहाँ स्टॉल पे आई हूँ और मेरा 1 लाख का व्यापार भी हो चुका है 4 दिन में। अभी मैं सेकंड में आई हूँ। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, जितना मुझे 1 साल में जो जानने को मिला है, पर नरेंद्र मोदी ने भी हमारी महिलाओं के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। मैंने यहाँ अजरकपुर में साड़ी, शॉर्ट शॉल, दुपट्टे, सूट सब वगैरह वगैरह। और क्योंकि अब वो खुद पैसा कमाती है तो एक फ्रीडम होती है कि खुद के डिसीजन खुद ले पाना, क्या वो भी परिवर्तन आप देख? डेफिनेटली मैम, हम लोग 57 लाख का मशीन लिया है
तो ये तो कॉन्फिडेंस हमारे में आया जब हम लखपति दीदी, मतलब जब से हम पहले तो समूह में गए, अपना खुद का सेविंग करते थे, अभी हम लोग लोन ले रहे हैं तो डर नहीं लगता है। अभी इतना बड़ा हमने लोन लिया है तो हमें पता है, हम लोग को मार्केट दे रहे हैं गवर्नमेंट, हम लोग को जगह जगह पे। अच्छा, अभी यहाँ पे हम ऐसे तो नहीं आ सकते, गवर्नमेंट ने हम लोग के साथ एक सर भी भेजे कि पूरा प्रोटेक्ट है हम लोग को डर नहीं है। घर वाले लोग को भी डर नहीं लगता है कि यहाँ इतना दूर लेडीज को भेजना है, तो वो है। व्यावसायिक दिनों के ऑर्डर पहले ही लाखों में पहुंच चुके हैं। कई महिला उद्यमियों को कहना है कि वे लखपति टैग से आगे का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। उन्हें अगले मेले में करोड़पति दीदी के रूप में लौटने की उम्मीद है। अभी जो डे चल रहे हैं, बिजनेस डे चल रहे हैं, तो उसमें हमें बल्क ऑर्डर, और आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक की मेरी सेल 6 लाख से ऊपर हो चुकी है 4 दिन के अंदर। और उसमें जो वो लोग हमें बल्क ऑर्डर भी दे रहे हैं, कुछ लोग हमें कस्टमाइज तरीके से भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनको हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं सब पूरी टीम का धन्यवाद करूंगी, ऑडियंस जो हमारे कस्टमर हैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। मैं ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं से करोड़पति बन जाऊं। मतलब इतना अच्छा यहाँ पर चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करी है, हर फेसबुक के जरिए, मीडिया के जरिए इतना प्रमोट करी है कि लोग देख कर हमारे स्टॉलों में आ रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आयोजित सरस आजीविका मेले जैसे मंच स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पाद बेचने, खरीदारों से जुड़ने और लंबे समय के कारोबार के लिए बाजार तलाशने में मदद मिलती है। व्यापार मेला बुधवार को आम जनता के लिए आधिकारिक तौर पर खुल गया। 14 नवंबर से शुरू हुआ मेला 27 नवंबर तक चलेगा। बढ़ेंगे आगे। राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समसामयिक लागू नहीं होगी, यानी समय सीमा उन पर लागू नहीं होगी। न्यायपालिका भी उन्हें इस मंजूरी के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। पेश हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मंजूरी नहीं दे सकती। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि अगर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है तो ये संघवाद के हित के खिलाफ होगा। One thing which is very clear is that withholding unendingly is not an option before a governor anymore. Withholding is considered to be an option for a really long time, was considered to be an option. Today the option is to give it back, to send it back for advice, because obviously the decision of the governor according to the constitution bench is marked by the decision of the council of ministers, and it's after consultation that it's sent to the governor. The governor can't be an island of power where he sits down and keeps waiting for a really long time. संवैधानिक पीठ ने आगे कहा कि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखने की असीमित शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि राज्यपालों के पास 3 विकल्प हैं, या तो वो विधेयकों को मंजूरी दें या पुनर्विचार के लिए भेजें या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजें। कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल को बिना उचित प्रक्रिया के बिल रोकने की इजाजत देने से राज्य विधानसभाएं कमजोर होंगी। Basically, the fourth option, which was considered to be one of the options before the governor, which is to wait unendingly, make everybody wait unendingly, make the constitutional process wait unendingly, that bills may not become act if the governor decides to wait. That option is no longer there. That's the takeaway from this judgment according to me. सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस सवाल के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या कोई संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती है। राष्ट्रपति ने ये कदम तमिलनाडु सरकार के पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद उठाया था। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।